जय हिंद फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो था डीसी मशीन। कल हमने डीसी मशीन का बेसिक जान लिया था, वर्किंग प्रिंसिपल जान लिया था, कंस्ट्रक्शन जान लिया था, जनरेटर मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल जान लिया था और साथ में हमने जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन और डीसी मोटर की टॉर्क इक्वेशन इसका डेरिवेशन किया था और फार्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो हमने लास्ट लेक्चर जहां पर छोड़ा था उसी के आगे बढ़ते हैं और जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डीसी मशीन्स। डीसी मशीन की जब मैं बात करूं तो इसका मतलब ये है कि मोटर और जनरेटर दोनों की बात चल रही है। ठीक है, मैंने आपको दो टाइप बताए थे, एक था सेपरेटली एक्साइटेड और दूसरा था सेल्फ एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड कौन सी थी मशीन? जिसमें कि फील्ड वाइंडिंग इज energized with separate source and armature winding is energized with separate source। अगर मोटर है तो आर्मेचर ने आपको अलग से एनर्जाइज करना पड़ेगा, मतलब सप्लाई देनी पड़ेगी, मतलब आर्मेचर और फील्ड का सोर्स अलग अलग है। मोटर हो जनरेटर हो, फील्ड में आपको सप्लाई देनी ही देनी है। अगर नहीं दिए हैं तो वहां पर परमानेंट मैग्नेट लगाना पड़ेगा, मतलब फील्ड में आपको सप्लाई रखनी पड़ेगी, तभी मैग्नेटिक फील्ड वहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, जनरेटर और मोटर दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल में है कि मैग्नेटिक फील्ड में ही आपका कंडक्टर रखा होना चाहिए। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट होनी चाहिए। तो फील्ड वाइंडिंग में चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर, फील्ड वाइंडिंग में आपको सप्लाई देनी ही देनी है। मोटर हुआ तो आर्मेचर में भी देंगे, जनरेटर हुआ तो आर्मेचर से बाहर निकालेंगे सप्लाई। ठीक, सेल्फ एक्साइटेड में क्या है कि फील्ड वाइंडिंग में फील्ड वाइंडिंग सप्लाई इज प्रोवाइडेड बाय आर्मेचर इटसेल्फ। आर्मेचर के द्वारा ही फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई दे दी जाएगी, अलग से आपको सप्लाई का सोर्स नहीं लगाना। ठीक, मैंने आपको ये बताया था, इसका मॉडल मैंने बताया था सेपरेटली एक्साइटेड का कि फील्ड वाइंडिंग अलग रखिएगा, ये है आर्मेचर और वो है फील्ड। और ये है आर्मेचर, ये इसका मॉडल था। फील्ड में आपको सप्लाई देनी है, इसको आप फील्ड करंट कहेंगे, आईएफ। यहाँ पर जो वोल्टेज लगेगा उसको नाम दे देंगे फील्ड वोल्टेज, वीएफ। अगर ये मशीन जनरेटर है तो यहाँ से करंट बाहर निकलेगी, इसको बोल देंगे आईए। ये है टर्मिनल वोल्टेज, वीटी। और यहाँ पर है जनरेटेड ईएमएफ, ईजी। अगर ये जनरेटर है तब। अगर यही मशीन मोटर है तो इसी में क्या आ जाएगा, फील्ड में आपको सप्लाई देनी है चाहे मोटर हो चाहे जनरेटर। मोटर है तो यहाँ पर ईजी बन जाएगा बैक ईएमएफ, मोटर में सप्लाई अंदर आएगी जिसको बोलेंगे आईएम या आईए, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ये है टर्मिनल वोल्टेज, ये है मोटर के केस में, और ये है जनरेटर के केस में। सेल्फ एक्साइटेड मैंने बताया था कि सेल्फ एक्साइटेड आपको सेल्फ एक्साइटेड तीन टाइप के होंगे। एक होगा सीरीज, सीधी सी बात यह है, फील्ड वाइंडिंग एक वाइंडिंग हो गई और दूसरी हो गई आर्मेचर वाइंडिंग। तो जब आपको दो सर्किट आपस में जोड़ना है तो आपके पास दो ही चॉइस बचती हैं, या तो सीरीज में जोड़ दीजिए उनको या पैरेलल में जोड़ दीजिए। तो बिल्कुल वही चॉइस यहां पर अप्लाई करना है।
या तो सीरीज में जोड़ देंगे या पैरेलल में जोड़ देंगे। पैरेलल वाले को बोलते हैं संट, और जब दोनों में जोड़ दें तो उसको बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड के दो टाइप होते हैं, एक होता है लॉन्ग संट और दूसरा होता है शॉर्ट संट। कंपाउंड के दो टाइप और होते हैं, एक होता है क्यूमुलेटिव कंपाउंड और दूसरा होता है डिफरेंशियल कंपाउंड। DIFFERENTIAL, डिफरेंशियल कंपाउंड। ठीक है। सीरीज में क्या है कि दोनों फील्ड और आर्मेचर वाइंडिंग किसमें है, सीरीज में। अब ध्यान से देखिएगा, यह है सीरीज, RSE इसका नाम दिए, रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज वाइंडिंग। ये फील्ड वाइंडिंग है। ये आर्मेचर है जो आपका पास पहले से था, और ये आप, अगर जनरेटर है तो करंट यहां से बाहर निकलेगी, अगर मोटर है तो करंट यहां से अंदर जाएगी। संट में यही जो फील्ड वाइंडिंग है, ये है आर्मेचर RA। ठीक है। और ये दोनों हैं ब्रश। संट में क्या करना है, संट में यही चीज पैरेलल में आकर के लग जाएगी। आर्मेचर रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, प्रैक्टिकली आपको बता दें कि 2 ओम से नीचे होता है, कम। तो इस वजह से थोड़ा इसको छोटा ही दिखाइएगा आर्मेचर का। ठीक। ये है संट, फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के किसमें है, पैरेलल में। ये है टर्मिनल वोल्टेज। अगर ये जनरेटर हुआ तो करंट यहां से बाहर निकलेगी, इधर जाएगी और इधर जाएगी। इधर जो करंट जाएगी उसको बोल देंगे ISH, संट करंट। यहां से जो करंट निकली उसको बोल देंगे आर्मेचर करंट, और यहां जो जा रही है इसको बोल देंगे लाइन करंट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल KVL है। अगर यहां पर जनरेटर हुआ तो यहां पर जो करंट जा रही है वही आपकी सीरीज करंट है और वही लाइन करंट है, क्योंकि सब कुछ सीरीज में आ रहा है। ठीक है। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी कोई चीज सीरीज में आप जोड़ेंगे तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि सीरीज में जोड़ते समय जब करंट सेम है तो सीधी सी बात यह है कि आपको चाहिए कि वो एग्जिस्टिंग सिस्टम को डिस्टर्ब ना करे। उद्देश्य क्या होना चाहिए कि अगर हम सीरीज में जोड़े हैं तो एग्जिस्टिंग सिस्टम जो पहले से था उसको कम से कम डिस्टर्ब करे या डिस्टर्ब ना करे। डिस्टर्ब ना करे ऐसा तो कोई सवाल ही नहीं हो सकता। जब कोई भी बाहरी एलिमेंट आकर के एग्जिस्टिंग सिस्टम में जुड़ेगा तो कुछ ना कुछ तो सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। अब हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि कम से कम डिस्टर्ब करे। ये रेजिस्टेंस है, अगर आप सीरीज में जोड़ेंगे तो ये वोल्टेज ड्रॉप ही करेगा, हीटिंग करेगा। ठीक। तो सीरीज वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं। किसके कंपैरिजन में कम होते हैं? इसके कंपैरिजन में, शंट के कंपैरिजन में। दूसरा, जब नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि ये थिक वायर की होगी। क्यों? क्योंकि थिक वायर में R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई A। तो जब इसका एरिया बड़ा होगा तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो ये क्या होती है, थिक वायर इसमें होता है। वायर का एरिया क्या होता है, मोटा, थिक वायर होगा। संट में देखिए, संट को मतलब पैरेलल, ये पूरा का पूरा वोल्टेज यहां पर इस वाइंडिंग के क्रॉस है, ये सप्लाई वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज, ये पैरेलल में है। तो इसके लिए जरूरी यह है कि इस पूरे वोल्टेज को हैंडल करने के लिए इसका रेजिस्टेंस क्या हो, ज्यादा हो। तो संट में हमेशा ध्यान में रखिएगा, संट वाले केस में ये थिन वायर की बनी होगी संट वाइंडिंग, और इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। थिन वायर का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे। इसी वजह से देखिए यहां पर 1-2 टर्न ही दिखाया गया है, यहां पर मल्टीपल टर्न आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? ठीक। केवीएल डिस्ट्रीब्यूशन जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तब कर लेंगे।
अभी आपको नहीं सोचना है। मोटर के केस में क्या होगा, मोटर में यहां से करंट जाएगी, दो जगह डिवाइड हो जाएगी, बस और कुछ नहीं। ठीक, यहां पर जरा देखिए शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट में क्या है। शॉर्ट शंट में ये होता है कि आपका जो शंट है, मतलब पैरेलल रेजिस्टेंस है, वो क्या है, फील्ड उसके बाहर कनेक्टेड है। मतलब कुछ ऐसा, ये है फील्ड, ये है आर्मेचर, ये, और शंट यहां पर है, ये आरएसएच है, ये आरएसई है फील्ड वाला, और ये है आरए। फील्ड इसके बाहर है, शंट के बाहर, सीरीज वाला। ठीक है, ये है शॉर्ट शंट। शॉर्ट शंट का मतलब शंट छोटा, और जब यही टर्मिनल उठ करके इधर कनेक्ट हो जाए तो ये लंबा हो जाएगा शंट, तो उसको बोलेंगे लॉन्ग शंट। तो लॉन्ग शंट में क्या बनेगा, ये है सीरीज, ये है आर्मेचर, शंट यहां पूरा कनेक्टेड है, ये है आर ए, आर एस ई सीरीज, आर एस एच, ये हो जाएगा आपका लॉन्ग शंट। ठीक, अब ध्यान से देखिए इधर, जो मेन है आपका वो क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यूमुलेटिव का मतलब ये हुआ कि जब सीरीज एंड शंट एक दूसरे को सपोर्ट करें, उनके फ्लक्स एक दूसरे को सपोर्ट करें, तो होता है क्यूमुलेटिव। और जब एक दूसरे को अपोज करें, तो बनता है डिफरेंशियल। कैसे दिखाएंगे कि सपोर्ट कर रहे हैं कि अपोज कर रहे हैं, दिखाने के कई सारे तरीके हैं। मैं एक तरीका आपको बता दे रहा हूं, देखिए, एक नहीं दो तीन बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये है पोल, ये ये है दूसरी वाइंडिंग, इसमें करंट अंदर भेजिए और इसमें करंट अंदर भेजिए। करंट जब जाती है तो करंट की डायरेक्शन में आप उंगलियां रखिए और करंट की डायरेक्शन में ही मोड़िए। यहां पर देखिए वायर ऊपर जा रहा, फिर नीचे पीछे की तरफ जा रहा, तो उंगलियां आपकी ऐसे मुड़ेंगी, तो थंब की डायरेक्शन क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये है आपका फाई एस एच, संट वाले उसका फ्लक्स इधर जा रहा है। यहां पर देखिए, यहां पर भी वायर पहले ऊपर आया फिर पीछे गया, मतलब करंट ऐसे जा रही है, तो थंब की डायरेक्शन ऊपर, तो ये है फाई एस ई। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बन जाता है क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव कंपाउंड। अगर इसी में फ्लक्स कुछ ऐसा दिखा दिया जाए, एक ये, एक ये, यहां पर भी करंट अंदर जा रही है और यहां पर भी अंदर जा रही है। यहां पर देखिए वायर पहले ऊपर गया फिर पीछे गया, तो ऐसे करके, तो थंब की डायरेक्शन ऊपर, तो फाई एस एच ऊपर। यहां पर देखिए वायर पहले क्या आ रहा है, पहले इसके पीछे जा रहा है, फिर उंगलियां आपकी ऐसे मुड़ेंगी, तो थंब की डायरेक्शन नीचे, तो फाई एस ई नीचे। यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों फ्लक्स एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, इसका मतलब डिफरेंशियल। कहानी समझ में आ गई। और तरीका आपको बताया दे रहे हैं जो आपने अभी डायग्राम पढ़ा। हाँ, ये है
देखिए रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए, ये है रेजिस्टेंस, ये है संट का और ये है सीरीज का। ये फिगर वही है जिसको आप कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हैं, ये सीरीज, ये है संट, ये आर्मेचर, ये इस फिगर को आप ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। लेकिन मैंने क्यों नहीं लिखा, वो तरीका जान लीजिए कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पेपर में। अगर ये जनरेटर है तो यहां से करंट बाहर निकली, करंट इधर गई, फिर जो बच गई इधर गई। अब इसमें और इसमें करंट की डायरेक्शन देखिए, दोनों करंट की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट, है या नहीं। रिप्रेजेंट करने का तरीका सिर्फ देखिए, दोनों में करंट डायरेक्शन क्या है, राइट से लेफ्ट, एक ही डायरेक्शन में दिख रही ना करंट। इसका मतलब क्या है, करंट डायरेक्शन सेम। इसका मतलब फ्लक्स भी क्या रहेगा, फ्लक्स डायरेक्शन सेम। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, क्यूमुलेटिव कंपाउंड। ठीक है, इसी को आपको डिफरेंशियल बनाना है तो क्या करेंगे, लीजिए इसको मैंने मिटा करके ये कर दिया, ऐसे लिख दिया। रिप्रेजेंट करने का तरीका खाली बदल गया। इसमें करंट डायरेक्शन देखिए, इसकी करंट डायरेक्शन इधर से इधर है, इसकी करंट डायरेक्शन इधर से इधर है, तो क्या हो जाएगा, करंट डायरेक्शन अपोजिट। तो फ्लक्स डायरेक्शन अपोजिट, और करंट और फ्लक्स डायरेक्शन जब अपोजिट है तो इसका मतलब ये क्या है, डिफरेंशियल कंपाउंड। कहानी समझ में आ गई। रिप्रेजेंट करने का तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा कि कागज में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कभी भी क्वाइल दिखे तो उसको सिंप्लीफाई मत करने लगिएगा, सिंप्लीफाई केवल और केवल करेंगे केवीएल केसीएल लगाने के लिए बस। बाकी फ्लक्स फ्लक्स की डायरेक्शन देखने के लिए आपको ऐसे ही देखना है। कोई पूछे कि ये जो है, देखिए ना यही फिगर ऐसे इसको ड्रा कर सकते हैं, पहले वाले को भी ऐसे ही ड्रा कर सकते थे, लेकिन सारी कहानी रिप्रेजेंट करने के तरीके पर है। आप वहां पर कैसे एग्जामिनर को सिखाएं, समझाएंगे, आप खुद कैसे समझेंगे कि क्या डिफरेंस है, तो आपको ऐसे ही आपको समझना है करंट फ्लो की डायरेक्शन पर। आप चाहें तो मोटर का भी कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया। अगर मोटर के केस में हुआ तो ये दोनों क्या होंगी, क्यूमुलेटिव कंपाउंड की तरह काम करेंगी। क्यों, क्योंकि मोटर में करंट डायरेक्शन ऐसे जाएगी इसमें, और इसमें भी ऐसे ही जाएगी, तो मोटर में ये डिफरेंशियल क्या बन जाएगा, क्यूमुलेटिव। लेकिन पहले वाला जो क्यूमुलेटिव था वो डिफरेंशियल बन जाएगा, आप निकाल कर देख लीजिए। पहले वाले में फिगर कैसा था, पहले वाले में फिगर आपने ये ड्रा किया था, ये पहले वाले में फिगर ये था। मोटर के केस में करंट इधर गई, इस कॉइल में इधर से इधर गई, और यहां पर आकर के डिवाइड हो जाएगी, एक इधर चली जाएगी एक इधर चली जाएगी। अब इन दोनों कॉइल में डायरेक्शन देखिए अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगी, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है ये। मोटर के केस में उल्टा हो गया, और यही अगर जनरेटर होता तो ये क्युमुलेटिव था। तो बिल्कुल कुछ भी रटना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। चलिए अब चलते हैं न्यूमेरिकल पर। थोड़ा इसके न्यूमेरिकल देखते हैं ताकि चीजें आपको समझ में आए। थोड़ा ओपन होने में टाइम लग रहा है। चलिए पहला न्यूमेरिकल क्या है, ए 4 पोल वेब वाउंड। अब हर एक चीज को अंडरलाइन करते चलिएगा। 4 पोल है,
तो P इज इक्वल टू 4। ठीक, वेव बाउंड है, इसका मतलब ये है कि A इक्वल टू 2। ठीक, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या हो जाएंगे 2 वेव बाउंड में, ये मैंने आपको बता रखा है। आर्मेचर हैज 720 कंडक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स को किससे रिप्रेजेंट करते थे, जेड से, तो जेड की वैल्यू है 720 एंड इज रोटेटेड एट 1000 आरपीएम। स्पीड किससे रिप्रेजेंट करते थे, कैपिटल एन से, आरपीएम में वो है 1000। इफ द यूजफुल फ्लक्स इज 20 मिली वेबर, यूजफुल फ्लक्स लिखे हैं वो, जब आपको मैग्नेटिक सर्किट मैंने बताया था तो मैंने बताया था, या ट्रांसफार्मर में मैंने बताया था कि कुछ फ्लक्स लीक कर जाता है जिसकी वजह से लीकेज रिएक्टेंस आते थे, और कुछ फ्लक्स जो है वो क्या करता था, यूजफुल होकर के प्राइमरी से सेकेंडरी में जाता था। वैसे ही यहाँ पर प्राइमरी स्टेटर और सेकेंडरी क्या है, रोटर। तो जो फ्लक्स रोटर के काम का है वो है यूजफुल फ्लक्स। ठीक, तो अगर कुछ नहीं दिया तो जो फ्लक्स है वो यूजफुल फ्लक्स है, वो सेम बराबर ही है। तो फाई की वैल्यू क्या गिवन है, 20 मिली वेबर। ठीक, कैलकुलेट जनरेटेड वोल्टेज। जनरेटेड वोल्टेज का फार्मूला क्या था, ईजी की वैल्यू फाई सी एन जेड बाई 60A। सब कुछ आपको पता है, 20 इंटू 10⁻³ पी की वैल्यू है 4, एन की वैल्यू है 1000, जेड की वैल्यू है 720 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 2। वैल्यू निकाल लीजिए, देखिए कितना वोल्टेज आया। कैलकुलेटर एक बार, 20 इंटू 4 इंटू 720 डिवाइडेड बाई 120, 480 वोल्ट। ये आपका आंसर है। ठीक है, चीजें तभी तक आसान है जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फार्मूले क्लियर हो, उनका नोटेशन क्लियर हो तब। सेकंड क्वेश्चन, एन 8 पोल लैब कनेक्टेड आर्मेचर, 8 पोल अंडरलाइन कीजिए, पी की वैल्यू है 8, लैब कनेक्टेड है तो ए इज इक्वल टू पी। ठीक, आगे, आर्मेचर हैज 40 स्लॉट्स, 40 स्लॉट हैं आर्मेचर में, और एक स्लॉट में कितने कंडक्टर हैं, 12। तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने हो गए, टोटल स्लॉट हैं 40 और एक स्लॉट में कितने कंडक्टर हैं, 12। तो ये कितना हो गया, टोटल कंडक्टर 480। जनरेट से वोल्टेज ऑफ 500 वोल्ट, ईजी की वैल्यू हमें पता है कितना है, 500 वोल्ट। डिटरमाइन द स्पीड एट विच इट इज रनिंग, स्पीड निकालना है। फ्लक्स दिया है कितना, 50 मिली वेबर। ये तो डायरेक्ट फार्मूले पर ही है, तो चलिए कीजिए। ईजी इज इक्वल टू 5PNZ बाई 60A, ए इज इक्वल टू पी है तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई, वो एन की वैल्यू, फ्लक्स नहीं निकालना, एन निकालना, 60 इंटू ई जी डिवाइडेड बाई 5Z। 60 ई जी की वैल्यू कितनी है, 500, पाई की वैल्यू 50 10⁻³ इंटू 480, तो कितना निकला, 0 से 0 कैंसिल, 100, 48, ये कितना हो जाएगा, 1 2 10⁻³ डिवाइडेड बाई 80, ये कितना हो गया, वो 8 एकम 8, 2 10, 8 दूनी 16, 8 5 40, तो 1250 आरपीएम। एन क्या है, स्पीड इन आरपीएम, ये आपको बताए थे। ठीक, नेक्स्ट, एडीसी जनरेटर है एन आर्मेचर ईएमएफ 100 वोल्ट, आर्मेचर ईएमएफ 100 वोल्ट है, ईजी की वैल्यू, व्हेन द यूजफुल फ्लक्स पर पोल इज 20 मिली वेबर, फ्लक्स पर पोल 5 एंड द स्पीड इज 800 आरपीएम, स्पीड 800 आरपीएम है। कैलकुलेट द जनरेटेड ईएमएफ विद द सेम फ्लक्स एंड स्पीड ऑफ दिस। अच्छा, जब ईएमएफ 100 वोल्ट जनरेट हो रहा है उस समय फ्लक्स है इतना, आरपीएम है इतना, तो बेसिकली ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू एन, मतलब
ई फाई और एन पर किस प्रकार डिपेंड कर रहा है, ये फार्मूला, ये क्वेश्चन उस फार्मूले पर बेस्ड है। तो 100 वोल्ट है, मान लेते हैं कांस्टेंट फाई इंटू एन। ठीक, कांस्टेंट आपको क्या पता है, pz/60 है, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। आगे क्या कह रहा, विद द सेम फ्लक्स एंड स्पीड 1000 आरपीएम। ठीक है, तो Eg1/Eg2 क्या हो जाएगा, φ1n1 φ2n2, 20 और 800 100, ये है 100, ये है 20 मिली वेबर, ये है 800 आरपीएम। हमें Eg2 निकालना है, फ्लक्स करा सेम, लिखा ना विद द सेम फ्लक्स, मतलब φ2 इज इक्वल टू φ1, और φ1 की वैल्यू कितनी है 20 मिली वेबर। n2 कितना दिया है, किस स्पीड पर निकालना है 1000, तो Eg2 यहां से निकाल लीजिए। Eg2 क्या आ जाएगा, 100 इंटू φ1 से φ2 तो कैंसिल हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 800, तो कितना हुआ 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, 125 वोल्ट। और होना भी चाहिए। आप देखिए, जब 800 आरपीएम पर था तो 100 वोल्ट था, जब आरपीएम आप बढ़ा रहे हैं तो इस Eg की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो 100 से तो ज़्यादा ही आएगी। कितनी आई, जो हमने निकाल दिया। अब सेकंड क्या कह रहा है, विद द फ्लक्स पर पोल 24 मिली वेबर एंड स्पीड 900 आरपीएम। फ्लक्स भी बढ़ा रहे हैं अब की बार, और स्पीड भी बढ़ा रहे हैं, 800 से 900 कर रहे हैं, तो यहां पर रख दीजिए। तो क्या मिलेगा, सेकंड पॉइंट, Eg2 इज इक्वल टू Eg1 φ2n2 डिवाइडेड बाई φ1n1, 100 फ्लक्स कितना हो गया 24 मिली वेबर 10 की पावर -3, n2 कितना है 900, φ1 कितना है 20 10 की पावर -3, और n1 कितना है 800। एक 120 गुणे 9 डिवाइडेड बाई 8, देखिए कितना निकला 135 वोल्ट। देखिए 135 आपका आंसर है, 135 है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, एन 8 पोल जनरेटर हैज 500 आर्मेचर कंडक्टर्स। चलिए 8 पोल है तो P इज इक्वल टू 8, आर्मेचर कंडक्टर्स कितने हैं 500। ठीक है, एंड यूजफुल फ्लक्स पर पोल फाई की वैल्यू कितनी है 0.065 वेबर। व्हाट विल बी द ईएमएफ जनरेटेड इफ इट इज लैप कनेक्टेड, लैप कनेक्टेड का मतलब A इज इक्वल टू P एंड रन्स एट 1000 आरपीएम। एन की वैल्यू दी गई है 1000, तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5PNZ/60A। लैब कनेक्टेड है तो A और P कैंसिल हो जाएंगे, फाई की वैल्यू रखिए 0.065 इंटू एन है 1000, जेड है 500 डिवाइडेड बाई 60। देखिए कितना आया 0.065 इंटू 1000 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 60, ये आ जाएगा 541.67 वोल्ट, ये आपको मिल गया। आगे क्या कह रहा है, व्हाट मस्ट बी द स्पीड एट विच इट इज टू बी ड्राइवन टू प्रोड्यूस द सेम ईएमएफ इफ इट इज वेव बाउंड। अगर ये वेव बाउंड हुआ तो सेम ईएमएफ के लिए कितनी स्पीड हमें चाहिए, तो चलिए देख लेते हैं। वेव बाउंड हुआ तो A इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2, तो N की वैल्यू क्या मिलेगी हमें Eg इंटू 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5PZ। Eg की वैल्यू कितनी है 541.67 इंटू 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाई फाई की वैल्यू 0.065
P की वैल्यू कितनी है 8 और Z की वैल्यू कितनी है 500। निकाल लीजिए 541.67 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 0.065 इंटू 8 इंटू 500 250 RPM। 250 है, हाँ जी ठीक। इसका क्या मतलब है, अब यही स्टेटमेंट के फॉर्म में आ जाएगा आपके पास कि अगर सेम वोल्टेज आपको चाहिए तो वेव कनेक्टेड मशीन का आरपीएम ज्यादा होगा या जो है उसका लैब कनेक्टेड का, तो लैब कनेक्टेड का आरपीएम हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, सेम वोल्टेज के लिए देखिए वेव के लिए 250 आरपीएम और उनको कितना चाहिए 1000। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। चलिए लैप वाउंड डीसी शंट जनरेटर, लैप वाउंड है डीसी शंट जनरेटर हैविंग 80 स्लॉट्स विद 10 कंडक्टर्स पर स्लॉट। लैप कनेक्टेड है मतलब A इक्वल टू P, 80 स्लॉट्स हैं और 10 कंडक्टर्स पर स्लॉट, तो Z क्या हो जाएगा 80 इंटू 10, मतलब टोटल आपके पास 800 कंडक्टर हैं। एट नो लोड एन ईएमएफ ऑफ 400 वोल्ट, नो लोड पर ईएमएफ है 400 वोल्ट और रनिंग किस पर है वो 1000 आरपीएम पर। एट व्हाट स्पीड इट इज रोटेटेड टू जनरेट ए वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट ऑन ओपन सर्किट। अच्छा, एट व्हाट स्पीड इट इज ऑपरेटेड टू जनरेट ए वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट ऑन ओपन सर्किट। ठीक है, तो मतलब बेसिकली ये पूछ रहा है क्या कि स्पीड और ईएमएफ में क्या रिलेशन है, क्योंकि बाकी तो कुछ चेंज नहीं कर रहा है। ठीक, तो चलिए Eg1 बाई Eg2 इज इक्वल टू N1 बाई N2, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है। अब हमें N2 की वैल्यू चाहिए। N1 कितना है, किस आरपीएम पर ये घूम रहा है 400 आरपीएम पर। जनरेटेड वोल्टेज कितना है 400 वोल्ट और 220 वोल्ट जनरेट करना है, तो N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1000 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 400, कितना आया 2200 डिवाइडेड बाई 4, 550 आरपीएम। यही आपका आंसर भी है। ठीक, चीजें बहुत ही सिंपल हैं लेकिन तभी तक जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आगे क्या कह रहा, ए 4 पोल डीसी जनरेटर हैज 1200 आर्मेचर कंडक्टर्स। एक 4 पोल का डीसी जनरेटर है, पोल की वैल्यू है 4 और टोटल कितने कंडक्टर हैं जेड की वैल्यू 1200। कितना वोल्टेज जनरेट कर रहा वो 250 वोल्ट, किस स्पीड पर 500 आरपीएम की स्पीड पर। द डायमीटर ऑफ द पोल शो सर्किल इज 0.35 मीटर and the ratio of pole arc to pole pitch is 0.7 while the length of shoe is 0.2 meter. Find the mean flux density in the air gap. ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी पूछ रहा मतलब B, और B की वैल्यू क्या होती है फाई बाई ए। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है फाई, फाई निकालिए सबसे पहले। फाई निकालने के लिए आपके पास ये फार्मूला गिवन है Eg इज इक्वल टू 5PNZ बाई 60A। ठीक, कौन सा कनेक्टेड है लैब अच्छा लिखा है एज्यूम लैब कनेक्टेड। ठीक है, लैब कनेक्टेड है तो ए और पी बराबर लैब कनेक्टेड के लिए, तो यहां से फाई क्या मिलेगा 60 इंटू ई जी डिवाइडेड बाई एन इंटू जेड। 60 इंटू ई जी की वैल्यू कितनी है जनरेटेड ईएमएफ 250, स्पीड कितनी है
500 और जेट कितना है 1200, तो आपको फ्लक्स मिल जाएगा। जीरो 0.025 वेबर, ये तो फ्लक्स मिला, फ्लक्स डेंसिटी नहीं मिला। फ्लक्स डेंसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? फ्लक्स डेंसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? पोल आर्क टू पोल पिच, अच्छा, द डायमीटर ऑफ द पोल शू सर्किल, डायामीटर 0.35, इसका डायमीटर है 0.35 मीटर, ठीक है। पोल पिच जानते हैं क्या होता है? अगर ये मशीन है, एक पोल ये है, दूसरा पोल ये है, तीसरा पोल ये है, चौथा पोल ये है, अगर 4 पोल का है, तो इस पोल के बीच सेंटर का और इस पोल के सेंटर का, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, अगर इस मशीन को टुकड़े में काट दिया जाए तो पोल आपको ऐसे नजर आएंगे, 4 पोल ऐसे नजर आएंगे। तो ये एक पोल से दूसरे मतलब एन और एस के बीच की जो डिस्टेंस है, ये आपको क्या है? पोल पिच, पोल पिच। तो हमारे पास डायामीटर है 0.35, तो पूरा ये सर्कुलर होता है, तो हमें ये देखना है कि पोल पिच कितनी है। तो पोल पिच कितनी हो जाएगी? टोटल लेंथ कितनी होती है? 2πr डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पोल्स, तभी तो पोल पिच निकल आएगा। क्योंकि ये पूरा डायामीटर, पूरा जो है सरकमफेरेंस, उसको नंबर ऑफ पोल से डिवाइड कर देंगे तो हमें पोल पिच मिल जाएगा, एक पोल से दूसरे पोल के बीच की डिस्टेंस। तो 2 आपको डायामीटर ही दिया गया है, मतलब 2r दिया गया है, तो पाई इंटू 0.35 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं? 4 पोल है या 8? 4। तो आपको पोल पिच मिल गया, कितना मिल गया? 22/7 इंटू 0.35 डिवाइडेड बाई 4, आपको पोल पिच मिल गया 275, ठीक, मीटर। पोल पिच मिल गया। अब आपके पास पोल आर्क और पोल पिच का रेशियो गिवन है। क्या गिवन है? कितना गिवन है? 0.4 है शायद, देखिए, लेंथ ऑफ पोल शू 0.2, अच्छा 0.7 है, 0.7, 0.7, तो आपको पोल आर्क मिल गया 0.7 इंटू 0.275, कितना मिला? 0.275 इंटू 0.7, ये आपको मिल गया 0.1925 मीटर पोल आर्क। अब ध्यान से देखिएगा केवल, अगर मेरे पास कुछ ऐसा सिस्टम है, ये है आर और ये है एल, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? आर इंटू एल, यही होगा ना। तो आपको पोल आर्क गिवन है और रेडियस, उसकी पोल शो की लंबाई गिवन है 0.2, तो आपको एरिया कितना मिल जाएगा? 0.2 इंटू 0.1925, कितना मिला? 0.0385 मीटर स्क्वायर। आपको फ्लक्स डेंसिटी पता है कितनी है? फ्लक्स डेंसिटी
0.0385। फ्लक्स डेंसिटी आपने निकाल, वो फ्लक्स पता है, तो फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगा? फ्लक्स पर यूनिट एरिया, तो 0.025 डिवाइडेड बाई एरिया कितना निकाले आप? 0.0385। ये कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 0.65 वेबर पर मीटर स्क्वायर, या इसी का नाम है टेस्ला, कैपिटल टी। ठीक, स्मॉल टी मत लिखिएगा, नहीं टेस्ला बर्बाद कर देंगे आपको। रिस्पेक्ट देते हुए 0.65 टी। ठीक, ये पोल डायामीटर, पोल पिच, ये थोड़ा इसमें अलग था, इस वजह से आपको ये बताएं क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो फिर से पूछ लीजिएगा। आगे क्या कह रहा? ए शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर डिलीवर्स 100 एम्पियर टू ए लोड। जब भी ऐसे फिगर आए, ऐसे क्वेश्चन आए, सबसे पहले फिगर बनाइए। शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर, तो शॉर्ट शंट का सबसे पहले आपकी दिमाग की कोशिकाओं में तुरंत फिगर बनना चाहिए। ये है शॉर्ट शंट का फिगर। ये जनरेटर है, पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है। डिलीवर्स 100 एम्पियर टू ए लोड एट 250 वोल्ट। इधर लोड लगा है, इसका वोल्टेज है 250, और ये इसको कितना डिलीवर कर रहा है? 100 एम्पियर। द जनरेटर हैज शंट फील्ड, सीरीज फील्ड एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ। शंट फील्ड का रेजिस्टेंस है 130 ओम, सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस है 0.1, और आर्मेचर का रेजिस्टेंस है 0.1 ओम। वैसे भी ये रेजिस्टेंस 1-2 ओम से ज्यादा होते नहीं है सीरीज और आर्मेचर के, ध्यान में रखिएगा। ठीक, कैलकुलेट द वोल्टेज जनरेटेड इन आर्मेचर वाइंडिंग, एज्यूम 1 वोल्ट पर ब्रश। यहां पर 1 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है और यहां पर 1 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। हमें यह निकालना है कि यहां पर कितना वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, चलिए क्या करेंगे? यहां पर 100 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा होगा? 0.1 इंटू 100, कितना? 10 वोल्ट। 250 वोल्ट यहां पर है, 10 वोल्ट यहां पर ड्रॉप हुआ। इसका मतलब कि यहां पर कितना है? 250 प्लस 10, 260 वोल्ट। कोई दिक्कत? 260 वोल्ट यहां पर है, वही यहां पर है, तो यहां पर करंट कितनी फ्लो हो रही होगी? तो 260 को 130 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहां पर कितनी करंट फ्लो हो रही होगी? 2 एम्पियर। अब ध्यान से देखिए, 100 एम्पियर करंट इधर गई, 2 एम्पियर इधर गई, तो इधर कितनी निकल रही होगी? 102 एम्पियर निकल रही होगी। कोई दिक्कत? अब यहां पर क्या कर दीजिए? केवीएल लगा दीजिए। जनरेटेड ईएमएफ ईजी माइनस ब्रश के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 1 माइनस 0.1 इंटू कितना करंट है? 102 माइनस यहां पर कितना जा रहा है? 130 इंटू 2, मतलब 260, और फिर यहां पर फिर वोल्टेज ड्रॉप ब्रश का -1 इज इक्वल टू 0। केवीएल यही है, तो ईजी की वैल्यू क्या मिल गई? 260 प्लस 2 प्लस 10.2, तो कितना हुआ? 262 272, 272.2 वोल्ट, 272.2 वोल्ट, ये आपका आंसर है। केवल और केवल केवीएल हमने लगाया है, बाकी और कुछ भी नहीं लगाया। तो कुछ अगर जादू सा हो गया हो तो एक बार फिर से इस पर गौर कीजिएगा, और दिमाग की कोशिकाओं में थोड़ा जोर दीजिएगा। इनका इस्तेमाल यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप ये चलाने के लिए कम कीजिए, अपना भविष्य बनाने के लिए ज़्यादा कीजिए। आगे क्या कह रहा? ए लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर डिलीवर्स ए लोड करंट ऑफ
50 एम्पियर। लॉन्ग संट है तो सबसे पहले फिगर बना लीजिए लॉन्ग संट का। लॉन्ग संट का फिगर बना लिए। जनरेटर है ये, तो यहां पर ईजी डिलीवर्स ए करंट ऑफ 50 एम्पियर। 50 एम्पियर करंट डिलीवर कर रहा और कितने वोल्टेज पर कर रहा? 500 वोल्ट पर। आगे क्या कह रहा? रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर सीरीज फील्ड एंड शंट फील्ड। आर्मेचर का कितना है? 0.05 ओम। सीरीज फील्ड का कितना है? 0.03 ओम। और शंट का है 250 ओम, वोल्ट नहीं ओम है। रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द जनरेटेड ईएमएफ एंड द आर्मेचर करंट अलाउ पर वोल्ट 1 वोल्ट पर ब्रश फॉर कॉन्टेक्ट ड्रॉप। तो यहां पर 1 वोल्ट ब्रश के क्रॉस ड्रॉप हो रहा। चलिए, ये पूरा का पूरा वोल्टेज इसके पैरेलल में है। इसका मतलब ये हुआ कि 500 वोल्ट अगर यहां पर लगाए तो यहां पर करंट कितनी फ्लो हो रही होगी? तो 500 डिवाइडेड बाई 250 कितना हुआ? 2 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि जनरेटर से अगर करंट निकली तो 2 इधर गई, 50 इधर गई, तो जनरेटर से निकल कितनी रही थी करंट? 52 एम्पियर, 52 एम्पियर। अब आप क्या लगा दीजिए? केवीएल। आर्मेचर करंट आपको मिल गई 52 एम्पियर, जो आर्मेचर यहीं से तो फ्लो हो रही है 52 एम्पियर। अब आपको ईजी निकालना है। आप क्या कर दीजिए? लगा दीजिए क्या? केवीएल। तो ईजी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? ईजी इज इक्वल टू मिल जाएगा 0.03 इंटू 52 प्लस 0.05 इंटू 52 प्लस 500 प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ब्रश। 2 ब्रश हैं तो 2 इंटू 1। ये टोटल आपका ईजी मिलेगा। देखिए कितना मिला? 0.03 इंटू 52, 0.03 इंटू 52 प्लस 0.05 इंटू 52 प्लस 500 प्लस 2, 506.16 वोल्ट, 506.16 वोल्ट। ये आपका आंसर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। आगे क्या कह रहा? ए डीसी शंट जनरेटर गिव्स ए फुल लोड आउटपुट ऑफ 30 किलोवाट एट ए टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट। एक डीसी शंट जनरेटर, हमें नहीं पता कि ये क्या है, लॉन्ग शंट है शॉर्ट शंट है, लेकिन जब केवल शंट दिया है तो केवल शंट ही समझना है, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट मत समझिएगा। तो डीसी शंट जनरेटर का सबसे पहले फिगर बना लीजिए। ये डीसी शंट का फिगर बन गया। यहां पर लगा है 30 किलोवाट दे रहा है, ये 30 किलोवाट। टर्मिनल वोल्टेज कितना है? 200 वोल्ट। ठीक है। द आर्मेचर एंड शंट फील्ड रेजिस्टेंसेज आर। आर्मेचर के रेजिस्टेंस है 0.05 ओम और शंट के कितने हैं? 50 ओम। अब ध्यान से देखिएगा, ये जनरेटर है। जनरेटर का मतलब कि करंट बाहर निकल रही है। 200 वोल्ट अगर इधर है तो 200 वोल्ट यहां पर भी होगा, तो यहां पर करंट कितनी होगी? ISH 200 डिवाइडेड बाई 50, 4 एम्पियर। तो यहां पर 4 एम्पियर करंट जा रही है। 50 यहां पर करंट आगे पता है, टर्मिनल पर करंट पता है? नहीं पता। तो टर्मिनल पर करंट निकाल लीजिए। यहां पर करंट क्या हो जाएगी? 30 इंटू 1000 इज इक्वल टू 200 इंटू IL। तो आपको करंट मिल जाएगी IL। कितना मिला? 150 एम्पियर। तो यहां पर गई 150 एम्पियर। 150 यहां गई, 4 उधर गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से कितनी निकली होगी? आर्मेचर करंट कितनी निकली होगी? वो निकली होगी 150 प्लस 4, 154 एम्पियर। ठीक। कैलकुलेट जनरेटेड ईएमएफ। जनरेटेड ईएमएफ निकाल लीजिए। वोल्टेज ड्रॉप गिवन है ब्रश के क्रॉस? नहीं गिवन है, तो जीरो मानेंगे।
तो जनरेटेड ईएमएफ क्या हो जाएगा, ईजी इज इक्वल टू 200 प्लस 0.05 इंटू 154, क्या मिला 0.05 इंटू 154 प्लस 200, तो आपको जनरेटेड ईएमएफ आ जाएगा 207.7 वोल्ट। ये आपका आंसर है। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, केवल हमने केवीएल अप्लाई किया है बस, और कुछ नहीं। ठीक, आगे क्या कह रहा, कॉपर लॉसेज। कॉपर लॉसेज कौन कौन करेगा, ये रेजिस्टेंस करेगा और ये रेजिस्टेंस करेगा। तो कॉपर लॉसेज क्या हो जाएगी, आई ए स्क्वायर आर ए प्लस आई एस एच स्क्वायर आर एस एच, यही तो करेंगे ना। आई ए कितनी है 154 का स्क्वायर इंटू आर ए कितना है 0.05 प्लस आई एस एच कितना है 4 का स्क्वायर, आर एस एच कितना है 50। तो आपको कॉपर लॉसेज मिल जाएंगी, कितनी मिली 154 का स्क्वायर इंटू 0.05 प्लस 16 इंटू 50, ये आपको मिल जाएगा 1985.8 वाट। ये आपका कॉपर लॉसेज आंसर। आगे क्या कह रहा है, इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या हो जाएगी, आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट पावर। आउटपुट पावर कितनी है 30 किलोवाट। इनपुट को क्या लिख दें, आउटपुट प्लस लॉसेज। लॉसेज कितनी है ये, तो ये कितना हो जाएगा 93.79%। देखिए ये 90.95। अच्छा, ये मैंने लॉसेज एक ये लॉसेज दिया है, फ्रिक्शन आयरन फ्रिक्शन लॉसेज 1000 वाट, ये यहां पर ऐड कर लीजिए प्लस 1000। नाइन्टी पॉइंट 95 परसेंट है, तो यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आपका आंसर है। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। 90.9। ठीक, डीसी के न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें फार्मूले बहुत लिमिटेड हैं। ईएमएफ का है और पोल पिच वगैरह का आता है, लेकिन वो जो है जब आगे अभी पढ़ाएंगे पोल पिच वगैरह तब आपको समझा देंगे, तो उसको ज़्यादा बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ न्यूमेरिकल से आपको एक चीज़ और समझ में आ रही होगी कि जब मैंने आर्मेचर का डायग्राम बनाया था तो उसमें आर्मेचर स्लॉट में खाली एक कंडक्टर दिखाया था गोला सा, तो आपके मन में ये ना है कि एक स्लॉट में एक ही कंडक्टर होता है। यहाँ पर न्यूमेरिकल में आपको बताया कि 50 स्लॉट हैं, 40 स्लॉट हैं, एक स्लॉट में 12 कंडक्टर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल कंडक्टर क्या हो जाएंगे 40 इंटू 12। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एक स्लॉट में एक ही कंडक्टर नहीं होता, कई सारे कंडक्टर भी हो सकते हैं। ये सब जब आपको वाइंडिंग पढ़ाएंगे तब आपको और ज़्यादा क्लियर आएगा, लेकिन अभी वाइंडिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। हाँ, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए वो जरूरी है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो अभी काम का है वो आप पढ़िए, न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए और PYQ जरूर सॉल्व कीजिए। ठीक है, ट्रांसफार्मर का भी सब कुछ PPT वगैरह तैयार हो रहा है, वो धीरे धीरे आपको गेट ES सबका कराएंगे, प्री मेन सबका कराएंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और चीज़ों का रिवीजन जरूर कीजिए। ठीक है, मल्टीपल बुक मत पढ़िएगा, कोई भी एक बुक उठा लीजिए, उसको पढ़िए, एक नहीं 10 बार पढ़िए, लेकिन एक ही बुक को पढ़िए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।